पहला सवाल है घन और घनाभ का। घनाभ क्या होता है कि जिसकी घनाभ की 6 सतह होती है। 6 सतहों में से आमने सामने की सतह आपस में बराबर होती है। एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी। एक एक नहीं होती, दो होती, दो लंबाई, दो चौड़ाई और दो ऊंचाई। यानी कि एक ऐसी आकृति जिसकी 6 सतह हो, वो 6 सतह क्या हो, असमान हो। यानी कि आमने सामने सतह समान हो लेकिन 3 सतह से क्या हो, वो असमान हो, तो घनाभ कहलाता है। घन क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या बराबर। जैसे कि मान लिया जाए अब ये कमरा है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई के बराबर लंबाई, चौड़ाई के बराबर चौड़ाई और ऊंचाई के बराबर ऊंचाई, लेकिन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? घनाभ। लेकिन इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में बराबर हो जाए तो घन कहलाएगा। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन आप क्या पढ़ के आए घर से, ये बताओ मेरे को। मैंने आपसे कहा था सूत्र याद करके आना, तो क्या हाँ कर रहे हो आप मेरी बात में? कल पूरी क्लास में मैंने आपको सूत्र सूत्र लिखा, मैंने आप आकृतियों से परिचय कराया क्या क्या होता है, और आपने फिर से कोई मतलब ही नहीं। इससे अच्छा मैं कल सवाल ही करवा देता, सवाल में लिखवा देता सूत्र। कम से कम 3 सवाल दो अपने क्लास में। देखो पहले पहला सवाल, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि दो घने, दोनों घनों का प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 घन सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है कि जो भी आकृति हो उसके अंदर जो जितनी भी सामग्री भर सके वह उसका आयतन कहलाती। जबकि उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसके आसपास जितना भी सतह उन सभी का क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। क्षेत्रफल को हम दो प्रकार से देखते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात होगी तो सिर्फ आसपास का, तो संपूर्ण की बात होगी तो पूरा होगा, ऊपर और नीचे का भी आ जाएगा उसमें। सवाल नंबर 1 है हमारा, दिया है हमें तो दो घन और दोनों का आयतन समान है। सबसे पहले हमें सवाल में दिया है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, तो जो दिया हमें वहां लिख लेंगे हम। तो दिया है हमें घन का आयतन, घन का आयतन। घन तो पता है ना क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में बराबर होती है। यानी जैसे 6 सतह होती है और 6 सतह आपस में क्या होती है? बराबर। कि अगर आपकी एक 4 हुई तो सभी क्या होंगी? 4 4 4। तो घन का आयतन हमें दिया कितना? 64 घन सेंटीमीटर, सॉरी 64 घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा क्यूब में आएगा, घात 3 में आएगा, ध्यान रखना। घन घात 3 में आएगा, आयतन हमेशा। चूंकि हमें सवाल में दिया है कि एक दो घन है, दो घन का आयतन कितना? 64 घन सेंटीमीटर है। अब इनको मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, उस ठोस का हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो ठोस को तो हम बाद में देखेंगे। हमारे पास एक घन है, क्या उस घन की भुजा है क्या हमारे पास? कितनी है? भुजा और आयतन में अंतर नहीं होता? होता नहीं होता? ये इसकी लंबाई है, कहां से हो जाएगी 6? मैं लंबाई पूछ रहा हूं, भुजा की ये 6 भुजा हो गई, तो क्या इनका मान 6 होगा क्या? बस भैया ये कमरा मान लीजिए आप कुछ देर के लिए घन है, जिसकी सभी क्या है कि ये लंबाई है, तो ये भी लंबाई होगी आपके सामने वाली दीवार की। अगर ये चौड़ाई है तो सामने वाली दीवार की चौड़ाई है, और ये पूरी क्या होगी? इसकी ऊंचाई होगी। तो यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो आपकी 6 सतह हो रही, 1 2 3 4 5 और 6, 6 सतहों का मान क्या है यहाँ पर? आपस में बराबर है आपका। यानी कि अगर एक का मान 4 होगा तो सभी का मान आपस में क्या होगा? 4। तो उसकी भुजा है इस कमरे की 6। जो एक आपका घन होता है, घन की भुजाएं होती है 6, लेकिन उसकी लंबाई तो कुछ भी हो सकती है ना। आपका घन छोटा सा भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, घन आपका एक कमरा भी हो सकता है। तो मैं उस हिसाब से पूछा, तो क्या हमारे पास सवाल में घन की एक भुजा का मान दिया है क्या? कितना दिया है? यहाँ पर क्लियर लिख लिखा घन का आयतन, इसमें भुजा कहां जाएगी भैया? आयतन आप समझिए पहले होता क्या है। आपके पास एक पानी का जग है, मान लीजिए प्लास्टिक के जग आते हैं इस प्रकार के, बिल्कुल चौकोर, और वो प्लास्टिक की जगह आपके घन आपके आयतन में होते लगभग।
अब उसकी भुजा मान लिया जाए, ये भुजा है यहाँ से यहाँ तक, ये 6 सेंटीमीटर की, तो इसकी भुजा का मान, ये लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसमें ऊंचाई आएगी, इसमें चौड़ाई आएगी, तो ये तो इनकी भुजाओं का माप हुआ। लेकिन आयतन क्या होता है कि इस जग के अंदर जितना भी पानी भरा हुआ है, वो पानी आपका 1 लीटर आए, 1.5 लीटर आए, 2 लीटर आए, जितना भी आए, आधा लीटर, 300 ml, 400 ml, 500 ml, ये इसका क्या होगा, आयतन। तो यानी किसी भी आकृति के अंदर जितना भी सामान आ सके वो उसका आयतन होता है। भुजा क्या होती है, उसकी माप होती है, भुजाओं की माप। अब आपको मेरी लंबाई निकालनी हो तो ऐसे थोड़ी कि अगर मैं बोल दूं भैया मेरा वेट है 62 kg, ठीक है, तो अगर मैंने पूछा कि मेरी लंबाई बताओ भैया, तो मैं कुछ ना कुछ आपको दूंगा। अब ये थोड़ी कि मैंने आपसे लंबाई पूछ लिया, बता दो 62 kg, इसमें और इसमें अंतर होता नहीं होता। अब मेरे अंदर जितना भी पूरा मटेरियल भरा हुआ है, ये क्या है मेरा, ये आयतन। तो आयतन क्या होता है कि कोई भी एक सामग्री है, अब उसका आकार किसी प्रकार का हो सकता है, घन हो सकता है, खराब हो सकता है, शंकु हो सकता है, बेलन हो सकता है, ये सब हमने कल पढ़े, इन्हीं के अंदर आएगा। अब भैया मैं एक आयत बनाऊं, मान लीजिए ये अपने बोर्ड का आकार किस प्रकार का, आयत का, क्या इसमें हम किसी प्रकार की सामग्री को भर सकते हैं? इसमें कहाँ भर सकते हैं? नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन अब किसी में लंबाई भी आ जाए, चौड़ाई भी आ जाए और ऊंचाई भी आ जाए, जैसे कमरा देख लीजिए आप, तो क्या इस कमरे के अंदर आपको सामान भर सकते हैं? भर सकते हैं भैया, आप सब बैठे कमरे के अंदर, मैं बैठा हूँ, और बहुत सारा सामान भी भर सकते हैं। तो इस कमरे के अंदर जितना भी सामान आएगा वो क्या होगा इसका, वो इसका आयतन होगा। आयतन यानी कि किसी भी आकृति के अंदर जितना सामान आ सके। सरल भाषा में बता रहा हूं मैं, तो आपको गणितीय परिभाषा बता नहीं दो शब्द। उसके बाद लंबाई, तो भैया ये हो गया आपकी लंबाई, इस वाली दीवार की ये हो गई आपकी लंबाई, तो इसकी लंबाई होगी ना, मान लिया जाए ये लंबाई कितनी होगी आपकी, ये हो गई आपकी 6 मीटर की। उसके बाद इसकी इस वाली दीवार की होगी चौड़ाई, तो दीवार की चौड़ाई मान लीजिए आप 4 मीटर हो गई। उसके बाद इसकी ऊंचाई भी तो होगी, हाइट भी। तो मैं इनकी बात कर रहा हूं कि क्या सवाल में आपको इनका मान दिया है क्या? घन में हमें ये तो पता है कि लंबाई चौड़ाई के बराबर होती है, चौड़ाई ऊंचाई के बराबर होती है, यानी तीनों आपस में क्या होती है, बराबर। ये हम घन की बात कर रहे हैं। तो घन का आयतन क्या होता है कि जितना उसे समान आ सके, लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होती है, जिसको हम एक ही भुजा मानते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा भैया, ये नहीं पता चल रहा भुजा क्या होती है और आयतन क्या होता है। अच्छा, घन का आयतन का कल हमने सूत्र पढ़ा, किसको याद है? घन का आयतन क्या होता है सूत्र, ए 3 ने की घात 3 होता है। ए 3 क्या होता है, ए 3 तो ऐसे लिखते हैं ए 3 या फिर ए 3, ये ऐसे इसकी बेस में आधार में लिख के ए की घात 3 या ए क्यूब। तो सवाल में देखो, हमें ध्यान से, हमें दिया है घन का आयतन दिया हो 64 घन सेंटीमीटर, लेकिन हम तो सूत्र के हिसाब से जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, ए की घात 3, और ए यहाँ पर क्या है, ये भुजा का मान है। ए क्या है, भुजा, यानी कि लंबाई भी है आपकी, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। यानी कि हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को आपस में क्या कर दिया, गुणा। मैंने कल गुणा करके बताया था आपको, ए गुणा ए कहां से आया, मैंने आपको सूत्र बना के बताया था, फिर भी अब आपको समझ में नहीं आ रहा था। फिर अब ध्यान से देखना, घन का आयतन कितना है, 64 घन सेंटीमीटर, और हमारे हिसाब से, सूत्र के हिसाब से घन का आयतन कितना है, ए क्यूब। तो क्या आपका ए क्यूब आपके 64 के बराबर होगा, नहीं होगा? हम मान लिया जाए इसको समीकरण 1 समीकरण 2, तो घन का आयतन कितना है, ए क्यूब, और इसी का मान हमें सवाल में कितना दिया, 64 घन सेंटीमीटर, यानी कि ए क्यूब किसके बराबर होगा, 64 के। हमें यहां से निकालना क्या है, यहां से हम ए का मान निकालना हमें, क्योंकि ए हमारी कौन है यहाँ पर, ए हमारी लंबाई है, ए हमारी चौड़ाई है, ए हमारी ऊंचाई है। ए क्यों है, क्योंकि घन है, और घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक भुजा का माना है, तो हमारे पास तीनों भुजाओं का माना जाएगा, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी आपस में क्या होती, बराबर। यानी कि एल का मान बी और बी के मान एच के बराबर होता है, तीनों आपस में बराबर होते हैं घन में। अब भैया हमें पता है कि अगर यहाँ पर स्क्वायर होता, स्क्वायर हटता, तो उस तरफ क्या लगता, अंडर रूट लगता। अब यहाँ पर घात 3 है, तो उस तरफ क्या लगेगी, घात 3 वाली करनी लग जाएगी, अंडर रूट नहीं लगेगा, घात 3 वाली करनी। अब भैया यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं होती, यानी कि अगर स्क्वायर होता तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हम। जैसे कि मान लिया जाए ये लिखा होता ए स्क्वायर बराबर 4, तो हम क्या करते हैं, 4 के ऊपर अंडर रूट लगाते। अब इसके अंदर से कितने के जोड़े बनते, 2, यानी कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो यानी कितने के जोड़े बनेंगे, 2। लेकिन हम यहाँ पर कितने लिखे, 3, तो अब इसके अंदर से कितने के जोड़े बनेंगे, 3 के जोड़े बनेंगे। 3 के जोड़े कैसे, पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो आप 64 के, क्योंकि आपको 64 का क्यूब नहीं पता किसका होता है, क्यूब किसका घनमूल, 64 का घनमूल क्या होता है, किसको पता है, हमें इसका नहीं पता, 8 का होता है।
क्या बात, 8 का मैंने घनमूल का पूछा है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, गलत मत बोलना बिल्कुल, बहुत गुस्से में आओ। 2 एकम 2, 3 में से गया 2 बचा, 1 1 और 2 12, 2 छंगे 12, 2 आठे 16, 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2, ए बराबर कितना लिखा है यहाँ पर 3, क्योंकि हमने घात 3 हटाई है। अगर यहाँ पर घात 4 होती तो जब हम ये करनी चढ़ाते ना, यहाँ पर कितना लिखते, फिर 4 लिखते। अगर यहाँ पर घात 5 होती तो यहाँ पर कितना लिखते, 5। और इसका मतलब क्या होता है, जितना भी यहाँ पर करनी के ऊपर लिखा हुआ है उतने के अंदर से जोड़े बनेंगे। अगर 5 लिखा तो 5, 3 लिखा है तो 3, और चूंकि 2 को हम यहाँ पर लिखते नहीं, जैसे ये लिखा ना कि यहाँ पर x के साथ कितना है, कुछ नहीं है तो कितना है 1, लेकिन हम यहाँ पर 1 को लिखते नहीं, उसी प्रकार यहाँ पर करनी में 2 को लिखते नहीं है। ये सिंपल सा फंडा है इसका। 64 के टुकड़े कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने के जोड़े बनेंगे, 3 के। तो 1 2 3 और 1 2 3, कितने जोड़े बने, 3 3 के 2 बने। तो यानी कि कितने 2 बाहर आ जाएंगे, 2 2 बाहर आ जाएंगे, और दोनों काय में गुणा में। एक तो ये 2 बाहर आया और एक ये 2 बाहर आया, यानी कि एक का मान कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो घन है इसकी एक भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर की, यानी इसकी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर है। तीनों बराबर क्यों है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम घन की बात कर रहे हैं। और हमें घन में पता है कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। भुजाएं होती है 6, 2 लंबाई 2 चौड़ाई और 2 ऊंचाई, और सभी का मान आपस में क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब हमारे पास ऐसे कितने घन है, देखो अब आप, 4 घन है हमारे पास ऐसे। आपके सवाल में लिखा नहीं लिखा कुछ, मैं क्या मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि सवाल, यार सवाल नहीं पढ़ा क्या आपने, कि पढ़ते नहीं, कि आपको पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी, मतलब तो 2 घन है, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पास कितने घन है, 2 घन है। हमें सवाल में 2 घन का आयतन दिया है, दोनों घन का आयतन क्या है आपस में, बराबर। 64 घन सेंटीमीटर 64 घन सेंटीमीटर है, क्योंकि लिखा ना कि 2 घनों का आयतन जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 घन सेंटीमीटर। तो दोनों घनों की भुजा कितनी होगी, 4 4 4 और 4 4 4, क्योंकि अगर दोनों का आयतन बराबर है तो दोनों की भुजा बराबर होगी। अगर हम फिर से दूसरे का आयतन लिखेंगे तो दूसरे की भुजा फिर से निकालेंगे, वो भी कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, सवाल में क्या करा है, दोनों घनों को आपस में मिलाया गया है। अब मान लिया जाए इस घन को, आपको इस कमरे को मानना कुछ देर के लिए कि घन है। अब घन है तो क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी आपस में बराबर होगी। ऐसे कितने घन है हमारे पास, 2 घन है। तो एक कमरा ये, एक कमरा इसके जस्ट आगे वाला, उसका आयतन में कितना है, एक कमरा ये है जिसका आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, एक कमरा इसके जस्ट आगे वाला, उसका आयतन में कितना है, 64 घन सेंटीमीटर। आपको मान के चलना कि दोनों आपके घन है, तो दोनों की भुजा आपस में क्या होगी, बराबर। कि इसकी भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, इसके जस्ट आगे वाले का ही लंबाई चौड़ाई भी ऊंचाई भी कितनी, 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, सवाल में कहा कि दोनों घनों को आपस में मिलाया जाता है, जोड़ा जाता है। जोड़ने का मतलब क्या हो, मिला दो, प्लस कर दो। तो भैया हमने उस कमरे को और इस कमरे को आपस में प्लस कर दिया। अब ध्यान से देखना, हम जब दोनों कमरों को आपस में हमने प्लस कर दिया तो बीच वाली दीवार को हटा दो, तो 2 कमरों का हमने एक कमरा बना दिया, बनाया। तो अब इसमें अंतर क्या आएगा, अब मैं कह रहा हूं कि ये तो है इसकी लंबाई, ठीक है, एक कमरे की, ये है इसकी चौड़ाई और ये है इसकी ऊंचाई। सामने वाले कमरे में ये सही होगा, ये दीवार की होगी लंबाई, ये होगी इसकी चौड़ाई और ये होगी इसकी ऊंचाई। दोनों का आयतन कितना था, 64 घन सेंटीमीटर था। अब दोनों घनों को आपस में मिला दिया गया, तो यानी कि एक कमरा ये, एक कमरा इसके जस्ट आगे वाला, यानी बीच वाली दीवार को हटा दो। तो अब मेरे को ये बताओ कि जितनी ऊंचाई इस कमरे की है उतनी ऊंचाई उस कमरे की भी होगी, होगी। जितनी चौड़ाई इस कमरे की है उतनी चौड़ाई उस कमरे की होगी। कुछ अंतर आएगा क्या, अगर हम इस कमरे को भी जोड़ दें उस कमरे से, तो क्या दोनों की चौड़ाई में कुछ अंतर आएगा क्या, नहीं आएगा बिल्कुल भी। लेकिन क्या लंबाई में अंतर आएगा क्या, अगर हम बीच वाली दीवार को हटा दें, कि भैया यहां से यहां तक की लंबाई तो थी 4 सेंटीमीटर और उस वाले कमरे की भी तो 4 सेंटीमीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी फिर आपकी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यानी कि आपकी जो ऊंचाई है वो तो दोनों कमरों की कितनी रहेगी, बराबर रहेगी। कितनी, जो जितनी पहले थी कितनी, 4 सेंटीमीटर। आपकी चौड़ाई भी, ये वाली दीवार की लंबाई भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। लेकिन जो दीवार की लंबाई आएगी 4 और 4 कितनी हो जाएगी, 8। तो क्या सभी भुजाएं यहाँ पर आपकी बराबर बची क्या, आपकी लंबाई का मान यहां से कितना हो गया, 8 हो गया, और चौड़ाई क्या हो गई 4 और ऊंचाई कितनी हो गई 4। तो क्या अब ये आपका घन है कि घनाभ है,
घनाभ है, क्योंकि हमने घन में सीखा कि तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, दो भुजाएं बराबर उससे काम नहीं चलेगा। अगर एक भुजा भी असमान हो गई तो क्या बन जाएगा आपका, घनाभ बन जाएगा। जबकि अगर ये भी 4 होता तो फिर ये क्या रहता, घन था अब तक। लेकिन अब ये लंबाई का मान कितना हो गया, 8 हो गया। तो बस हमसे सवाल में ये पूछा है। तो चूंकि अब कितने घनों को जोड़ा जा रहा है, 2, तो 2 घनों को जोड़ने पर, तो 2 घनों को जब हम जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, घनाभ बन जाएगा। तो 2 घनों को जोड़ने पर घनाभ बनता है, घनाभ बनता है। मैंने लिख दिया, लिखने की आवश्यकता नहीं थी यहां पर। अतः घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, तो लंबाई L कितनी हो जाएगी, 4 और 4 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। और ऊंचाई कितनी रहेगी आपकी, 4 सेंटीमीटर। बस आपका सवाल बन गया। सवाल में पूछा क्या आपसे, तो जो आपका घनाभ बन रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताओ आप, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, 6 A क्यूब की स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर। मैं सामने कह रहा हूँ कि स्क्वायर तो स्क्वायर है, लेकिन वो आप घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बता रहे हैं। मैं किसका पूछ रहा हूँ यहाँ पर, घनाभ का। क्या यह हमारी आकृति जो हमने ये बाद में बनाई ये घन है क्या, ये घनाभ है ना, ये घन थोड़ी है। घन और घनाभ में छोटा सा अंतर होता है, घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। हमारे पास 2 घन थे, दोनों घनों को मिलाकर यह घनाभ बन चुका है। तो अब हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, ना कि घन का। ए स्क्वायर 6A स्क्वायर 6A की घात 2, ये आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ना कि घनाभ का। 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो काय में गुणा में, इतना तो पता है ना। 2 गुणा, कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 4, प्लस चौड़ाई कितनी है 4 गुणा ऊंचाई कितनी है 4, लंबाई है 8 और चौड़ाई है 4। हल कर लो बस। 2 8 चुको 32, 4 चुको 16 और 8 चुको 32। 2 गुणा 2 और 1 सॉरी 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 के 0 बचा 1, 3 और 1 हासिल के 4 और 1 5 और 3 5 और 3 8 होते हैं भैया। अरे 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 हासिल के 8। 80 का गुणा 2 में किया, 80 दूनी 160। क्षेत्रफल काय में आता है, सेंटीमीटर में आता है कि स्क्वायर में आता है। मैं इकाई की पूछ रहा हूँ। इकाई तो वही लगाना आपको जो सवाल में दी है। सेंटीमीटर मीटर देना तो सभी जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अगर मीटर दे तो मीटर मीटर मीटर। लेकिन ध्यान रखना, आयतन काय में आता है, घात 3 में। स्क्वायर क्षेत्रफल काय में आता है, घात 2 में, स्क्वायर में। उतार लो भैया, आपको आया हो समझ में। तो सवाल में लॉजिक लगाने वाली कोई बात नहीं है। सवाल में क्लियर शब्दों में लिख के दिया है कि भैया ये है आपकी आकृति, इस प्रकार की है, आपको इसका आयतन निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। मैं कह रहा हूं सूत्र याद नहीं रहो जब तक आपके सवाल नहीं बनेंगे।
सवाल नहीं बनेगा तो 4 नंबर कहीं से नहीं आएंगे। सवाल बहुत ज़्यादा सरल है, सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको बातें बताई हैं कि किसमें क्या अंतर होता है। और उससे भी एक बड़ी बड़ी समस्या वाली बात यह है कि आपके सवाल में दो दो सवाल भी नहीं है एक प्रकार के, कि 2 सवाल 3 सवाल दे दिए जाएं एक साथ घन के घन आपके। ताली दूसरा सवाल पढ़ो। देखिए बेलन आ गया आपका दूसरे सवाल में। ऐसा बनता आपका घन, आप ऐसा बनता आपका घन। तो आप हमारे पास ये पिछले सवाल में ये था, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी थी? 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अगर आप चित्र बनाना चाहें तो ये बनेगा इसका, पिछले वाले सवाल का ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला घना है। बाद में इस प्रकार की आकृति बन गई थी इसकी। बनाना चाहे तो कोई बात नहीं, बाकी चित्र तो उसे जरूरी नहीं होता। सवाल पढ़ लो आप अगला, दूसरा सवाल इसी का। कह रहा हूँ सवाल बहुत सरल है, लेकिन सवाल जब सरल है जब आप उसको 2 बार 3 बार पढ़ोगे, सवाल में पहले समझोगे कि हमसे पूछा क्या है। भैया स्पीड बढ़ाओ थोड़ी तुम्हारी। सवाल पढ़ लो, उतार लिया था।
हटाओ तो हटाओ, अरे हटाओ तो, सही तो बनाया है। एक कोना और मिलाओ उसका, ये इस तरफ वाला। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। गोला प्लास्टिक की गेंद, अर्धगोला आधी प्लास्टिक की गेंद। आधी गुलाब जामुन कल बताई थी, तो आधी गुलाब जामुन आप खा गए, मान के चलना आधी बची है आपके पास। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। खोखले का मतलब क्या होता है? जो अंदर से पूरा खाली हो। प्लास्टिक की गेंद, हाँ प्लास्टिक गेंद खोखली होती। बेलन खोखला कैसा होता है? हाँ, अंदर से पूरा खोखला, जो आपने रोलर देखा होगा रोड के ऊपर चलता हुआ। तो बता रहा हूँ आपको खोखला बेलन किस प्रकार का होता है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खोखला किस प्रकार का होता है? जिसके अंदर से पूरा खाली हो। अब भैया मान लिया जाए मैं इसको एक बेलन बना दूं। अब आपको पता होगा ऐसे ही होता है बेलन। ये वाला सिरा दिख रहा हो सभी को? स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे? वृत्त। और ये कई सारे वृत्तों से मिलकर ये क्या बनाए? कि बेलन बनाए। दिख रहा सभी को बेलन? गोल है। अब उसके बाद ये कई सारे वृत्त है यहां से यहां तक, तो ये वृत्त में क्या आ गई? एक ऊंचाई आ गई, तो ये क्या बन गए? बेलन बन गया। अब आपका बेलन इस प्रकार का खोखला, पूरे अंदर से क्या है? बिल्कुल खाली। तो भैया इसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो कहां का क्षेत्रफल निकालेंगे हम? इसके पूरे आसपास का। अगर खोखले बेलन का क्षेत्रफल निकालना हो तो कहां का निकालेंगे? पूरे आसपास का, क्योंकि इसके अंदर कुछ लगा होगा कि इसके ढक्कन लगा होगा इस प्रकार। इस तरफ कहां है ढक्कन? कहां है? तो ढक्कन अभी खोखला है तो अभी कुछ नहीं है। अभी खोखले पे बेलन मतलब कि वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं, मतलब कि हमें ना तो इस प्रकार इस तरफ का क्षेत्रफल निकालना हो, ना इस तरफ का निकालना, सिर्फ कहां का निकालना है? ये जो पूरा कागज है इसके आसपास का निकालना है। और इसी के ऊपर क्या रखा है? एक अर्धगोला, यानी कि इसके ऊपर एक प्लास्टिक की आधी गेंद रखी हुई। अर्धगोला है ना, अर्ध यानी कि आधा, और गोला यानी कि प्लास्टिक की बॉल। तो यानी कि ऐसा बेलन है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की बॉल यहां पर रखी हुई है। हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बताओ क्या क्या निकालना पड़ेगा हमें? यानी कि सवाल कुछ इस प्रकार का है। चूंकि अर्ध गोला है तो ये बचा आपका आधा गोला। दिख रहा सभी को है? ये एक अर्ध गोला और कैसा है? खोखला। अब चूंकि हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कहां का निकालेंगे? सिर्फ इतने इतने वाले भाग का। और ये क्या है? आपका एक वृत्त बनता है। जो आपकी कटोरी हो या आपकी प्लास्टिक की बॉल हो, इन सब में ऊपर की तरफ क्या बनता है? एक वृत्त बनता है। तो वो ये वही वृत्त है। उसके बाद ये भैया किसके ऊपर रखा हुआ है? एक बेलन के ऊपर रखा हुआ है। ये देखिए, अब चूंकि बेलन के दोनों सिरों पर क्या होते हैं? वृत्त होते हैं। तो देखो भैया ऊपर की तरफ भी वृत्त है और नीचे की तरफ भी वृत्त है। तो ये आपका चित्र बनेगा इस प्रकार का। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा हमसे कि भैया अर्धगोले का व्यास कितना है? एक खोखला अर्धगोला जिसका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या होता है? जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाता है। तो परिधि के दो बिंदु कैसे? कि ये भैया ये आपका वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, तो ये गोले का व्यास। तो ये यहां से यहां तक की परिधि के दो बिंदुओं को मिला दिया। तो ये यहां से यहां तक की आपकी पूरी लंबाई कितनी हुई? 14 सेंटीमीटर। अब आप मेरे को एक बात बताइए, क्या जितना व्यास अर्धगोले का होगा उतना ही व्यास बेलन का होगा? क्या आपका है सवाल में? क्यों नहीं होगा? सवाल में आपसे ये कह रहा है कि खोखला एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जो एक बेलन के ऊपर रखा हुआ है, या जिसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। तो भैया अब आप ध्यान से देखना, आपकी प्लास्टिक की बॉल भी जो आप यहां से पूरी ये बॉल इस प्रकार की होती, आपने इसको काट दिया। अब यहां पर तो आपका एक वृत्त हो गया होगा। आप मान लीजिए कटोरी को मान लो कि वो अर्धगोले के आकार की, हालांकि होती नहीं कटोरी पूरी। अब आपको उसके ग्लास के ऊपर रखना आपको, ठीक है? तो मान लिया जाए ग्लास अगर इस प्रकार का होगा, यानी कि ग्लास सिर्फ इतना पतला। ग्लास का आकार कैसा होता है? पानी के ग्लास का। बेलन के आकार का होता है? वो स्टील का हो या कांच का हो। तो भैया मान लिया जाए आपने कटोरी को ग्लास के ऊपर रखा, ठीक है? तो अगर मान लिया जाए दोनों का व्यास आपस में बराबर नहीं हुआ, तो कटोरी का ये इतना हिस्सा और ये इतना हिस्सा तो ग्लास के बाहर जाएगा, यानी कि कटोरी ग्लास के अंदर दब जाएगी, या फिर ग्लास कटोरी के अंदर दब जाएगा। अब मान लिया जाए ग्लास आपने ले लिया कटोरी से बड़ा, यानी कि मान लिया जाए आपने एक जग ले लिया, ठीक है?
तो भैया कटोरी तो फिर इसके आपके जग के ग्लास के अंदर चली जाएगी। ऐसा होगा नहीं होगा? अगर ग्लास इसका आकार इससे छोटा हुआ तो ग्लास कटोरी के अंदर चला जाएगा, या कटोरी ग्लास से छोटी हुई तो कटोरी आपके ग्लास के अंदर चली जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी? तो भैया ये एक दूसरे के अंदर कब नहीं आएंगे? जब दोनों का आकार आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यानी कि फिर इस हिसाब से हम क्या मान सकते हैं कि जितना व्यास आपकी कटोरी का है उतना ही व्यास किसका होगा? ग्लास का भी होगा। यानी कि बेलन का व्यास और अर्धगोले का व्यास आपस में क्या होगा? यहाँ पर बराबर होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा सवाल में कि दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। अब चूंकि दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना होगा तो दोनों का आकार भी हमें किस प्रकार लेना पड़ेगा? बराबर लेना पड़ेगा। तो ये इतना दिमाग हमें लगाना पड़ेगा कि अगर भैया हमने ग्लास का आकार ज्यादा लिया, हमने मान लिया, हम नहीं माने 14 सेंटीमीटर के, अर्धगोले का 14 है, तो हम तो 20 मानेंगे इसका। तो फिर भैया कटोरी तो ग्लास के अंदर चली जाएगी, फिर उसके ऊपर कैसे रखाएगी? ये कॉमन सेंस वाली बात है कि सवाल में हमें इतना समझना है। तो यानी कि दोनों का व्यास आपस में क्या होगा? बराबर होगा। व्यास क्या होता है? हाँ, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए। अच्छा, त्रिज्या क्या होती है? जो व्यास की आधी होती है। तो यानी कि बेलन में भी त्रिज्या होती है और गोले में भी त्रिज्या होती है, तो दोनों का मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यानी कि भैया यहां से यहां तक का पूरा मान कितना हो जाएगा आपका? 14 सेंटीमीटर। तो यहां से आपका त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक ये 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो भैया गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ये आप इसका केंद्र बिंदु होगा, ये इसका केंद्र बिंदु होगा। ठीक है, बात जरा ये है, हम लिखते चले। तो दिया है सवाल में, दिया है। अब दोनों का व्यास क्या आपस में बराबर है? तो दिया है गोले की त्रिज्या, हम सीधे त्रिज्या लिखते, व्यास थोड़ी हमें काम का। गोले की त्रिज्या, ठीक है, जिसको हम आर मान लेते हैं, बराबर किसके हैं? बेलन की त्रिज्या के। बेलन की त्रिज्या, और दोनों कितनी है? 14/2, क्योंकि हमें व्यास दिया है, तो 2 सते 14, तो कितना होगा ये आपका? 7 सेंटीमीटर। हमें इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है। पूरा क्षेत्रफल यानी कि कहां कहां का निकालेंगे? एक तो हम अर्धगोले का निकालेंगे, ये इतना भाग। क्षेत्रफल की बात करना, क्या आयतन? आयतन क्या होगा? जो इसके अंदर पूरा सामान आएगा। हमसे आयतन नहीं पूछा, ध्यान रखना, क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। और इसकी ये बेलन के आसपास का निकालेंगे। तो अब आपको नहीं पता, खैर, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने कल बताया आपको, कितना बताया? 2 पाई आर स्क्वायर। वो आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब। 2 पाई आर स्क्वायर ये क्या है? अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये तो यहां से यहां तक का निकलेगा, ठीक है। हमें बेलन का भी तो निकालना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आसपास का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि आसपास का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि ऊपर का भी और नीचे का भी। तो हमें ऊपर और नीचे का नहीं निकालना, क्यों? क्योंकि आपका बेलन कैसा है? खोखला है, यानी यहां से भी खाली और यहां से भी खाली। छोटे बच्चों की पानी की बोतल देखी आपने? उसमें एक गोल कलर का ढक्कन होता है, देखी? और वो नीचे से गोल गोल होती है आपकी। तो आपको क्या करना है कि वो जो नीचे वाला भाग उसको हटा दो आप, जहां से आपका पानी ठहरता है, यानी कि पूरी इसको खोखली कर दो। हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। आपने छोटे बच्चों की बोतल देखी होगी, इस प्रकार की, इस प्रकार की होती नहीं होती, जिसका गोल ढक्कन होता है पूरा। तो वही उसी बोतल की बात कर रहे हैं कि उसमें ऊपर का आकार क्या होता है? अर्धगोले का। कहां से कहां तक जो आपका ढक्कन ढक्कन होता है, उसके आप ढक्कन को निकाल दो, तो बोतल आपकी इस प्रकार की बचेगी, बचेगी इस प्रकार की। अब ये कैसे होती है? ये गोल होती, तो मैं गोल कैसे बनाऊं बोर्ड के ऊपर? इस प्रकार की होती कि ऊपर क्या होगा आपका? एक अर्धगोला, और नीचे क्या होगा आपका? बेलन। तो दोनों को आपस में क्या? दोनों को आपस में मिला दिया गया। तो चूंकि ऊपर का हमारा क्षेत्रफल निकालना हो, ढक्कन का क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्या होगा आपका? 2 पाई आर स्क्वायर। बाकी जो नीचे वो बेलन बेलन का निकालना हो, क्या होता है आपका? 2 पाई आर एच। अब मामला क्या है भैया कि दोनों को हम निकालेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर क्या है आपका? गोला, नीचे क्या है आपका? बेलन। यानी कि आपने ढक्कन को अलग कर दो, बोतल को अलग कर दो, दोनों को आपस में मिला दो फिर से, तो वो क्या बन जाएगा आपका? ये दोनों एक हो जाएंगे। तो यानी कि हमें क्या करना? हम दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालकर। अब आप ध्यान से देखना, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या चाहिए? सिर्फ पाई का मान चाहिए। पाई का मान हम जानते हैं 22/7। आर का मान सवाल में हमें मिल गया 7 सेंटीमीटर। अब आप बेलन पर आ जाओ। बेलन की त्रिज्या भी हमारे पास, पाई का मान हम जानते ही, और 2 तो 2 ही होता है दोनों सवाल में, 2 रख देंगे। क्या हमारे पास अभी एच का मान है? क्या कहां है? 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर दिया क्या? ध्यान से देखो आप, ये एक खिलौना बना है आपका। खिलौना किस प्रकार का बना है? सॉरी, एक बर्तन,
बर्तन किस प्रकार का बना है कि जिसमें ऊपर क्या है, अर्धगोला, जिसमें नीचे क्या है, बेलन, और इस पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो क्या आपका पूरा बर्तन बेलन का ही है क्या? बर्तन में तो गोला भी है ना आपका। तो भैया फिर हम बेलन, हमें तो सिर्फ किसकी ऊंचाई चाहिए, बेलन की ऊंचाई चाहिए। हमारे पास ऊंचाई किसकी है, पूरे बर्तन की है, लेकिन हमें सिर्फ किसकी ऊंचाई चाहिए, बेलन की ऊंचाई चाहिए। क्या पता कितना डर है आपके अंदर, हम बोल ना पाते लेकिन बोल नहीं पाते। तो भैया हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए। अब मेरे को बताओ कि हम बेलन की ऊंचाई क्या पूरी 13 सेंटीमीटर मान लो क्या? नहीं मान सकते। ये तो पूरे बर्तन की है ना, कि बर्तन में तो बेलन भी है, बर्तन में अर्धगोला भी है। अब दोनों ऐसा तो है नहीं दोनों एक दूसरे के अंदर रखे हुए, ऊपर है अर्धगोला, उसके नीचे है बर्तन, और दोनों की लंबाई दी हुई है। तो भैया बताओ मेरे को यहाँ से अर्धगोले की ऊंचाई को कितना हटा दिया जाए ताकि यहाँ से बेलन की ऊंचाई मिल जाए। क्योंकि बेलन कहां से कहां तक है, बेलन है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये इतना इतना आपका बेलन। तो अब इसके ऊपर तो क्या है आपका अर्धगोला, और पूरे बर्तन की हमें ऊंचाई दी हुई है, तो कैसे निकालेंगे? तो आप ध्यान से देखना, ये गोला है हमारे पास। गोला किस प्रकार का है, अर्धगोला है, अर्धगोला है। और गोला हमारा इसी प्रकार का बनता है जिसमें यहां से यहां तक क्या है, ये पूरा दो बिंदुओं को मिला रहा, साथ में घास से जा रहा, केंद्र से होता हुआ जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो भैया जो परिधि के दो बिंदुओं को तथा केंद्र से होकर जाए उसे तो हम व्यास कहते हैं, लेकिन हमारे पास आधा गोला तो है नहीं, हमारे पास तो इतना इतना। अब आप एक और बात बताना, जो केंद्र तथा परिधि के एक बिंदु को मिलाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से केंद्र और परिधि के एक बिंदु को मिला दूं तो ये क्या बनेगी, आपकी त्रिज्या बनेगी, जिसका मान हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो यानी कि यहां से यहां तक का मान आपका कितना हो जाएगा, बाकी बेलन कितना बचेगा, बाकी का बेलन कितना बचेगा, पूरा कितना है 13, यहां से यहां तक कितना हो गया है 7, तो बाकी कितना बचा 6 बचेगा। कि भैया यहां से यहां तक तो आपका अर्धगोला था, अर्धगोले में चूंकि त्रिज्या होती है, अर्धगोले में कभी ऊंचाई नहीं होती, गोले में सिर्फ आपकी त्रिज्या 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 ही होगी। त्रिज्या क्यों होगी, क्योंकि सभी का मान आपस में यहाँ पर क्या होता है, बराबर। ये आपका 7, ये आपका 7, ये आपका 7, 7 और 7 कितने हो गए 14। तो चूंकि ये यहां से यहां तक तो व्यास हो गया था, लेकिन बेलन के ऊपर क्या रखा है, गोला रखा हुआ है, तो हमने एक केंद्र बिंदु को तथा परिधि के एक बिंदु को मिलाएंगे। तो हम तो इसको जानते हैं कि ये परिधि के नाम से जानी जाती है, जो कि कितनी है 7 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से यहां तक का मान तो है भैया 7 सेंटीमीटर, और पूरे बर्तन का मान है 13 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। आया नहीं आया, बस इसके बाद तुम्हारा सवाल बन ही जाएगा कि बेलन की ऊंचाई हमारे ये जो पूरी 13 सेंटीमीटर नहीं होगी, ये क्या होगी, पूरे बर्तन। और पूरा बर्तन किससे बन रहा है, एक तो अर्धगोला और एक खोखला बेलन। तो चूंकि हमें सिर्फ ऊंचाई किसकी चाहिए, खोखले बेलन की चाहिए, तो हम तो खोखले बेलन की लेंगे, उसमें गोले की जो त्रिज्या उसको थोड़ी मिला सकते। तो हमने गोले की त्रिज्या को हटा दिया, कहां से कहां तक, परिधि के एक बिंदु से केंद्र बिंदु को मिला दिया, जो कि कितनी है 7 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या 7 को हमने हटा दिया, कितना बचा 6 सेंटीमीटर। बस अब सीधा सीधा सवाल निकालना। तो हमें पूरे बर्तन का निकालना है, तो हम लिखेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन में कौन कौन है, एक तो है अर्धगोला, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आसपास का। तो यानी कि क्या क्या आएगा आपका, अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सेमी स्फीयर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें किसको जोड़ेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ को, कि इतना इतना तो गोले का अलग निकाल लो, बेलन का अलग निकाल लो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। कि ये ना, ये क्या है हमारा अर्धगोला, नीचे क्या है बेलन, ये बेलन, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो ये लो हमने दोनों को जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, आपका बर्तन बन जाएगा। तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, बेलन का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ क्या होता है आसपास का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस रख दो सूत्र। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मजा ले किसी की आवाज निकल जाए, 2 पाई आर स्क्वायर मैंने अभी लिखा था, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ यानी कि आसपास, संपूर्ण यानी कि पूरा 2। अब ध्यान से देखना, पाई का मान 22/7,
22/7, या फिर 3.14, 3.14 यही होता है। तो देखना 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना 7 गुणा 7 प्लस पाई का मान 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा एच का मान कितना आया 6। तो भैया ध्यान से देखना 7 से गया 7 और 7 से गया 7, 22 दूने 44। क्या पता आपको 22 मतलब 22 दूने 44 भी नहीं पता आपको। 44 गुना 7 बचा प्लस यहां से कितना बचा 22 दूने 44, 44 गुना कितना बचा 6। कर लो भैया गुणा, 1 का 44 का 7 बार 44 का 6 बार 7 चौका 28, 28 का 8 बचे 2, 7 चौका 28 और 2 30 प्लस 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 2 26, यानी कि आपका खोखले बेलन का ये अर्धगोले का दोनों को क्या कर दो जोड़ दो 8 और 4 12, 12 के 2 बचा 1, 6 और 1 हासिल के 7, 7 और 0 7, 3 और 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। डाल आया हो और भैया किसको नहीं आया तो पूछ लो अभी। देखिए इस चैप्टर में आपके क्वेश्चन लिमिटेड है, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो, सभी एक ही प्रकार के, कभी शंकु के ऊपर गोला आएगा, कभी बेलन के ऊपर गोला आएगा, ऐसे आएगा। लगभग भैया आपका 5 तारीख से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो टाइम से आना स्टार्ट करिए पहले तो आप। यकीन मानिए किसी का इंतजार नहीं करूंगा और डेली 5 से 6 सवाल होंगे यहाँ पर आपके, क्या आपको उतारने काम तो रहेगा नहीं, सवाल वही है जो मैंने करवा दिया आपको। यकीन मानिए जितने सवाल बताए उतने सवाल अगर आपने कर लिए ना,
आपका 1 नंबर का बाहर नहीं आएगा, लेकिन उसके पहले आपको पहले मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। वो आपको ये बुक दे दें, वो बुक कहाँ दी थी, कहाँ रखी? तो तेरे को दी थी ना मैंने। क्या सूझ नहीं पड़े इसमें कुछ भी? उसमें एक पार्ट में सूझ नहीं पड़े, इसमें क्या सूझ नहीं पड़े इसमें? इस पार्ट में तो बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ। ये बस ये 12वां पार्ट है, इसमें ये 13वां पार्ट हो जाएगा और क्या, एक पार्ट छुड़वा दिया इसमें। वो के वही तो सवाल है इसमें, ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, वे के वही तो सवाल है पूरे। भैया अगला सवाल पढ़ लो, ताल दिया तो बैठने काम नहीं। तीसरा सवाल ताल लिया। बताओ तो क्या कह रहा है आपका सवाल? सवाल कह रहा है कि भैया एक खिलौना है जो नीचे शंकुआकार और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला। पिछले सवाल में और इस सवाल में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ बेलन और शंकु का है। पिछले सवाल में क्या था, ऊपर अर्धगोला था, नीचे क्या था, बेलन। इस सवाल में ऊपर अर्धगोला है, नीचे क्या है, नरगट्टे वाली आइसक्रीम खाइए। उसका कौन किस प्रकार का होता है, शंकु का होता है। देखो अब आप मन में इतनी मतलब भैया एक शंकु का आकार का तो होता है, कल इतनी बार बोला था, कल आए थे तो शंकु का आकार का होगा। अब उसके ऊपर जब भैया वो आइसक्रीम भर के देगा, तो जो आइसक्रीम भर के देगा उस आइसक्रीम का आकार कैसा होगा, गोला होगा कि अर्धगोला होगा? वो अर्धगोला इसलिए होगा कि भैया वो पूरी भर के देंगे। अब ठीक है, अब जब वो भर के देंगे तो आधी आइसक्रीम तो आपकी नरगटे के अंदर चली जाएगी, आधी आपको ऊपर बचेगी। किस प्रकार की, कि ये रहा आपकी नरगटा, ये आइसक्रीम हो गई इतनी बड़ी। अब इसके ऊपर ये यहां से यहां तक क्या आएगा, एक आइसक्रीम आएगी आपकी। तो भैया वो तो पूरा भरा था उन्होंने, हालांकि पूरा नहीं भरता, लेकिन आधी कहां चली गई, ये आपके नरगटे के अंदर, यानी कि आधी कहां चली गई, शंकु के अंदर। और ये आकृति कैसी बन गई आपकी, कौन वाली आइसक्रीम जो पूरी पैक होती, उसका आकार तो इसी प्रकार का होता है। तो ऊपर क्या होगा आपका, अर्धगोला। तो मुंह में पानी क्यों आ रहा? हाँ, तो इसमें ऊपर क्या है, अर्धगोला, नीचे क्या है, शंकु। दोनों को मिलाकर एक खिलौना बनाया गया है। इसी खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता है कौन सा निकालना है, वही निकालना है कि मान लिया जाए ये कौन वाली आइसक्रीम थी, ठीक है। अब आपने दुकान से ली तो क्या इसके आसपास पूरा कवर होता है क्या, तो आपको उस कवर का क्षेत्रफल ही निकालना है कि कितना कवर इसको पूरा वो पैक करने के लिए हमें लाना पड़ेगा। अब भैया मान लिया जाए हमने ये किया कि हमने तो ली नरगटे वाली आइसक्रीम, अब वो पिघले ना, इसके लिए हमने हमारे हाथ से उसके ऊपर एक लेमिनेट कर दिया, यानी कि पॉलिथीन का ये कवर चढ़ा दिया। तो उस कवर का क्षेत्रफल यानी कि क्या निकालना, फिर से हमें आसपास का क्षेत्रफल। आसपास के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, यहां से यहां तक क्या आपका, ये इसके नीचे तक शंकु है, शंकु का आसपास के क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर इसके क्या है, गोला है, गोला किस प्रकार का है, अर्धगोला।
और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे, प्लस कर देंगे, सवाल बन जाएगा। और उसके लिए हमको माप दी हुई है, यानी कि अगर इसका अब देखो हमसे सवाल में क्या पूछा आपसे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, शंकु का बताना है कि गोले का बताना है, पूरे खिलौने का बताना है। तो पूरे खिलौने के लिए गलती से शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मत निकाल देना। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर, आर प्लस एल। ये है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जबकि हमें निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है आपका पाई आर एल। सवाल में हमसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन किसका, पूरे खिलौने का। लेकिन हमें निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का अलग और गोले का अलग। गोला कौन सा, अर्धगोला। यहां से यहां तक क्या आपका, ये रहा आपका अर्धगोला और इसके नीचे रही आपके कोण। ठीक है, सवाल में हमसे ये कहा है कि जितनी त्रिज्या शंकु की है उतनी ही त्रिज्या अर्धगोले की है। कहा है, देखो आप मेरी तरफ देखो, सवाल नहीं देखेंगे हम। सवाल नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उसी त्रिज्या मतलब कि जितनी त्रिज्या किसकी है, शंकु की है, उतनी त्रिज्या किसकी होगी, अर्धगोले की होगी। क्योंकि भैया अगर इनकी त्रिज्या बड़ी छोटी होगी तो क्या एक दूसरे के ऊपर आ पाएंगे, क्या नहीं आ पाएंगे, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे। गोला छोटा हुआ तो ये आइसक्रीम कोन के अंदर चला जाएगा, और अगर गोला बड़ा हुआ तो कोन से बाहर चली जाएगी आइसक्रीम। इतने होगा, तो दोनों की त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर। यानी कि यहां से यहां तक कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। हमें संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई दी हुई है कितनी, 15.5 सेंटीमीटर। ये संपूर्ण खिलौना हुआ, कहां से कहां तक, गोले से पूरा शंकु मिलाकर। तो सवाल तो आपका टफ जाने वाला है। अब भैया देखिए ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई तो यही होगी। ठीक है, हमें दिया है सवाल में, दिया है दोनों की त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर। किस किस की, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। अब भैया हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो कि क्या होता है आपका पाई आर एल। यही होता है पाई आर एल। इसमें पाई का मान हम जानते हैं 22/7, आर का मान हमें सवाल में दिया 3.5। एल क्या होती है, एल होती है आपकी तिर्यक ऊंचाई, जो कि मैं कल आपको बताना भूल गया था, तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए ये आपका शंकु है, इसकी भैया ये ऊंचाई तो अलग होगी, और ये तो तिरछी ऊंचाई है इसकी, तो ये क्या होती है, इसमें अलग होती है। मान लिया जाए कि इसकी ऊंचाई कहां से कहां तक होगी, इसकी मेन ऊंचाई तो ये वाली होगी, तो क्या ये वाली ऊंचाई इस वाली ऊंचाई के बराबर होगी क्या, नहीं हो सकती। हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। देखो ये ऊंचाई तिरछी है, यानी कि तिरछी ऊंचाई आपस में क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये आपकी मेन ऊंचाई है, मेन ऊंचाई कहां से आएगी, उसके सेंटर से आएगी कहां तक, निचले बिंदु तक। और ये आपकी क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तो ये तो होती है आपकी मेन ऊंचाई जिसकी बात कर रहे हैं सवाल में, यानी कि यहां से यहां तक कुल ऊंचाई दी हुई है हमें 15.5 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप मेरे को गोले की मेन ऊंचाई बता दो, सॉरी शंकु की मेन ऊंचाई बता दो कितनी बचेगी। फिर से हमें क्या दिया है, पूरे खिलौने की ऊंचाई दी, पूरे खिलौने की ऊंचाई दी है कितनी, 15.5। और पूरे खिलौनों में तो कौन है, एक अर्धगोला भी है और एक शंकु भी, दो दो है। हमें सिर्फ किसकी ऊंचाई चाहिए, शंकु की ऊंचाई चाहिए। तो फिर से वही बात कि जो गोले का केंद्र है इससे परिधि के हम एक बिंदु को मिलाएंगे, तो ये तो गोले की त्रिज्या है यहां से यहां तक। तो 15.5 में से हम किसको माइनस कर दें, 3.5 को। तो भैया बताओ तो शंकु की ऊंचाई कितनी बचेगी, शंकु की ऊंचाई 15.5 माइनस 3.5 बराबर 5 में से 5 गया तो 0, फिर दशमलव, 5 में से 3 गया तो 2, और 1 का 1, और दशमलव के बाद 0, खत्म। यानी कितना बचा, 12 सेंटीमीटर। लेकिन फिर वही बात कि ये तो कौन है, h का मान है, तिर्यक ऊंचाई अलग होती है। अब देखो तिर्यक ऊंचाई कहां से आएगी, यहां पर आपका संपूर्ण बनता है, बात मत करिए। तो ये तो है आपका l, ये क्या है आपकी r,
मैं कह रहा हूं बात मत करिए तो मत करिए। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी? कर्ण। तो देखिए आपका एल का मान क्या होता है? यहां पर आपकी पाइथागोरस प्रमेय आपका त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखो, यहां पर समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, ये हो गया आपकी ऊंचाई, ये क्या होगा आपका आधार। तो कर्ण का वर्ग यानी कि एल का स्क्वायर, लंब का वर्ग यानी कि एच का स्क्वायर, आधार का वर्ग यानी कि आर का स्क्वायर, बेस आर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, सॉरी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र ये होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर ये ना हो तो स्क्वायर हटता है तो सामने वाली संख्या पर क्या लगता है? अंडर रूट। तो ये पूरे पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो यानी कि एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होता है आपकी तिर्यक ऊंचाई अलग होती है और मेन ऊंचाई अलग होती है। तो भैया हमारे पास सवाल में एल चाहिए और एल का मान नहीं है, हमारे पास मान किसका है? आर का और एच का। तो हम निकाल सकते हैं इस वाले सूत्र से, चूंकि हम जानते हैं, हमने सूत्र लिख दिया एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सूत्र उतार लेना बाद में। तो एल का मान तो हमें निकालना ही है, तो एल स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा ही। ध्यान रखना इस सूत्र में और इस सूत्र में कुछ भी अंतर नहीं है। यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा तो क्या होगा? सामने वाली संख्या पे अंडर रूट। बस सिंपल। एच का मान कितना? 12, 12 का स्क्वायर प्लस आर, आर का मान कितना? 3.5 का स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर। आप 35 का स्क्वायर बता दो, दो अंक पर क्या लगा देंगे? दशमलव। दो पर क्यों लगाएंगे? एक पर लगेगी। क्यों लगेगी? दो पर लगेगी। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी संख्या का उसी संख्या में दो बार गुणा। तो कंफ्यूजन नहीं होना, लिख लिया करो 3.5 का हम जब 3.5 में दो बार गुणा करेंगे तो दशमलव कितनी हो जाएगी? एक अंक यहां पर और एक अंक यहां पर। 35 का स्क्वायर किसको पता है? नहीं पता हम में से किसी को भी। 1225। कितने अंक पर दशमलव आएगी? दो अंक पर। अब यहां पर दशमलव है ही नहीं तो मन से दशमलव लगाकर क्या बढ़ा दो? दो जीरो बढ़ा दो। तो 144.00, क्योंकि हमें पता है कि दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता। तो 0 और 5 5, 2 और 0 2, फिर क्या आ गई? दशमलव। 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 1 का 1। एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 156.25। अब ध्यान से देखना, हमने 3.5 का स्क्वायर किया था तो दशमलव कितने अंक पर लगाई थी? दो अंक पर। अब हम फिर से 12.25 का वर्गमूल निकालें तो कितना बचेगा? वो 3.5 ही बचेगा। यानी कि ध्यान से देखना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हटा आपका स्क्वायर तो इसके ऊपर क्या लगेगा आपका? अंडर रूट, यानी कि 156.25 आएगा। तो यानी कि अगर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो एक अंक की दशमलव कितने अंक की हो जाएगी? दो अंक की। लेकिन अगर हम इसका फिर से वर्गमूल निकालेंगे तो दो अंक की दशमलव कितने अंक की हो जाएगी? एक अंक की हो जाएगी। ये सिंपल सी बात है भैया। 156 15,625 किसका स्क्वायर होता है? 125 का होता है। तो एल बराबर 125 कितने अंक पर आएगी दशमलव? एक पर। चूंकि यहां पर दो है तो यहां पर कितने पर आएगी? एक पर। अच्छा यहां पर 4 पर होती तो यहां पर कितने पर आती? दो पर आती। अगर यहां पर 6 पर होती तो कितने पर आती? 3 पर। ये सिंपल से ध्यान है। अगर स्क्वायर करते तो फिर इसकी एक की हो जाएगी दो, दो की कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा। एल का मान आ गया हमारे पास सेंटीमीटर। यहां तक आपको किसी को आया कोई समस्या हो तो पूछ लो। अब होगा हमारा मूल मुद्दे वाला सवाल। तो अभी तक तो हमने सिर्फ मान निकाले। मान कैसे निकाले? कि हमें सवाल में दिया है कि दोनों की त्रिज्या आपस में क्या है? आर का मान बराबर, तो हमने लिखा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर 3.5, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर। फिर हमें सवाल में दिया कि संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण खिलौने में तो भैया अर्धगोला भी आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, चूंकि अर्धगोले में क्या होती है? त्रिज्या, तो हमने अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर दिया। किसमें से? संपूर्ण ऊंचाई में से। तो 15.5 में से हमने 3.5 को हटाया, कितना बचा? 12। अब चूंकि ये तो क्या आई? शंकु की मेन वाली हाइट आई। हमें तो क्या चाहिए? तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट। तो उसका सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें हमने मान रखा कितना आया? 12.5। क्या निकालना सवाल में है? क्या है? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो क्या क्या होगा? एक तो अर्धगोला है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
भैया ये वाली लाइन आप कहां से लिख रहा हूं, मैं मन से लिख रहा हूं, सवाल में देख के। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक तो देखो चित्र में है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक किसका है प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों के सूत्र मैंने कल आपको बाकायदा लिखवाए थे। बताओ तो अर्धगोले का कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु का कितना आएगा, पाई आर एल, पाई आर एल। तो 2 का तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 3.5 गुणा 3.5, चूंकि स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया, प्लस पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 3.5 गुणा एल का मान 12.5। ते बड़े समीकरण में दशमलव देखो, आपके तो होले उड़ जाने हैं सवालों को करने में। कुछ नहीं करना है, सवालों करते जाओ। अच्छा भैया अगर मैं सवाल को थोड़ा सा सरल बना लूं तो बुरा मान जाओगे? देखिए बिल्कुल नहीं मानोगे, तो ध्यान से देखना। मेरे को 22/7 यहां पर भी दिखा, 22/7 यहां पर भी दिखा, क्योंकि इस तरफ ये गुणा में है और इस तरफ ये गुणा में है, बीच में क्या है प्लस है। 3.5 मेरे को यहां पर भी दिखा, 3.5 मेरे को यहां पर भी दिखा। तो क्या 22/7 गुणा 3.5 को हम कॉमन ले लें क्या? 2 बार गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो 22/7 गुणा 3.5। तो भैया कोष्टक के अंदर हम क्या लिखते हैं, जो जो बचता है, तो ध्यान से देखते जाना। 2 गुणा कितना 3.5, बीच में क्या है प्लस। 22/7 गुणा 3.5 तो बाहर चला गया, तो बचा कौन 12.5। क्या 7 पंजे 35 होता है क्या? तो निकट जाएगा, लेकिन 3 में तो भाग जाने से रहा, तो भाग नहीं आने की 0, और 0 के बाद क्या आएगी दशमलव। 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, कितने अंक पर दशमलव है, 1 पर, तो ये 11.0। कोष्टक कोष्टक 35 दूने 70 और 1 अंक पर दशमलव, प्लस कितना है 12.5, तो ये 11.0 का 11। बात एक ही है। अब आप बोल दोगे भैया इन दोनों में तो ये वाला बड़ा, पूछ लूं मैं आपसे तो आपका क्या है? 0 और 5 5, फिर आगे दशमलव, 2 और 7 9, और 1 का 1, 11 का इसमें कर लो गुना, तो 11 5 55, 55 के 5, 11 9 99 और 5 104 के 4 बचे 10, 11 कम 11 और 10 21, 1 अंक पर दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। घर जाके आपको यही काम करना है कि तीनों सवाल को अलग से कॉपी उतार के लाना। मेरे सभी को पता है, सभी के पास यहाँ पर इस समय वर्तमान में सफेद पेज की कॉपी है, तो जो भी आपकी रफ कॉपी उसमें से एक बार कर करके लाना। सवालों को कैसे करना है, सवाल को पढ़ना है और बिना देखे करना है, जो कि तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है। हाँ यही वाले, यही वाले। भैया जी फीस जमा करो। भैया फीस जमा करो, कब कर दोगे? जल्दी जमा करो।
ले जाके देनी इतनी बेइज्जती मत करो, इतना सर का गणित है मेरे। अरे वो सिंगल पान संदीप भाई को निकाल दो। भाई को देखेंगे संदीप भाई तो ठीक है, वो रोहित रोहित ले लो। और समावेश को भी विश्वास करके दिया तो विश्वास संदीप भाई जो काम करे हिंदी में मांगे पैसे दिया चलेंगे वो पेट्रोल के लिए फ्यूचर की बात से आता है। अरे हाँ उसमें तो लिखा है पैसा मांगेगा। आपको गैया बगल में घर ले लाएगी ले जाओ बगल में घर में लाएगी ये और काका ये पौने की ले जाती जहाँ से एक तो मैं उसमें एक या क्लास वन यूट्यूब पे जाएंगे तो हमसे बोल रहा है भाई।